नमस्कार, मैं प्रमोद डोकवाल आप लोगों के समक्ष हूँ और आज हमारे इस कार्यक्रम में वॉलीबॉल खेल जगत की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती अर्जुन अवार्ड विनर श्री सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ है। और ये एक परम सौभाग्य है कि आज इसी स्कूल में है जिस स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, अपना खेल का करियर स्टार्ट किया था और पूरे सोपान पर इन्होंने पहुंचाया था। और आज इसी मंदिर में हम देख रहे हैं कि सुरेश मिश्रा जी अपनी नित्य दिनचर्या जो जिस रूप में ये करते आ रहे हैं कि सबसे पहले आते ही ये माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उसके बाद में खेल के ग्राउंड में जाते हैं। आइए हम सुरेश मिश्रा जी से मिलते हैं। स्कूल में आता हूँ, सबसे पहले माँ सरस्वती के दर्शन करके फिर ही खेल कूद के मैदानों में जाता हूँ। मेरा इस स्कूल से मेरा ही नहीं, मेरे पिताजी भी इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, उसके बाद में मैं पढ़ा हूँ, इसके बाद में मेरा छोटा भाई, फिर मेरे लड़के सब इसमें पढ़ते ही रहे हैं। तो हम लोगों को ये घर जैसा ही लगता है। और इस स्कूल को कैसे भूला जा सकता है, जिस स्कूल की वजह से ये वॉलीबॉल में सीखा और उस ऊंचाई तक पहुंचा जहां बहुत ही मुश्किल काम होता है कि कोई लक्ष्मणगढ़ का आदमी अर्जुन अवार्ड तक पहुंच जाए। सुना जाता है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं उस दौर में आपके स्कूल में या आपके नगर में वॉलीबॉल या अन्य कोई तरह की खेल की सुविधा नहीं होती थी, फिर भी पता चलता है कि उस टाइम पे उस ज़माने में सैकड़ों की संख्या में मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो बहुत भी ज़्यादा खेलते थे, इस तरह के हुए थे। तो ये ऐसी क्या थी कि उन खिलाड़ियों में खासियत थी या लगन थी या मतलब क्या ऐसा क्या मजमून था कि उस टाइम पे खिलाड़ी होते थे और लेकिन आज इस युग में कोई भी खिलाड़ी है वो उस दौर तक नहीं पहुंच पाता है, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए सर, मैं इस स्कूल का तीसरी क्लास से स्टूडेंट हूँ। उसमें उस टाइम अयोध्या प्रसाद जी शर्मा अपने प्रधानाध्यापक थे। उसके बाद में मैं 8वीं तक था, तब तक वो वहाँ थे। 8वीं में आने के बाद में वो रिटायर हो गए और रामाचंद जी हेडमास्टर जी बन गए। अब रही बात सुविधाओं की, तो खेल कूद में अपना रघुनाथ दूसरी स्कूलों से हमेशा ही अच्छा रहा, क्योंकि कितने भी अभाव में रहो उस टाइम सावरमल जी जोशी वो वॉलीबॉल और फुटबॉल दो खेलों को इतना बढ़ावा देते थे कि स्कूल में 22 लड़के अपने नाम दे दो और एक फुटबॉल ले जाओ तो सब फुटबॉल खेलते थे। उस टाइम पर सुविधा के नाम पर सिर्फ वॉलीबॉल या फुटबॉल थी, लेकिन आजकल के जो खिलाड़ी हैं उनको हर तरह की सुविधा चाहिए, एकेडमी चाहिए। मेरा उस तरफ कहने का मतलब नहीं, उस टाइम क्या होता था, देखो कोई खेल मेडल के लिए नहीं खेलते थे, सब खिलाड़ी लोग हैं वो अपने हेल्थ के लिए खेलते थे कि भाई मैं स्वस्थ रहूंगा, और हेल्थ में ही वो अचीवमेंट होता था। ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था स्कूल और कॉलेज में कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ से जितने भी पुराने खिलाड़ी निकले हैं वो ऐसे ही निकले हैं। आपने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद में पूरा खेल का करियर भी आपने इसी स्कूल से स्टार्ट किया था, फिर आपने कॉलेज भी किया था। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वर्ष 1974 में तेहरान और 1978 में बैंकॉक एशियन गेम्स में भाग लिया था। आपने एकाएक इतनी बड़ी कंपटीशन में भाग लिया, तो उसका आपका कैसा अनुभव रहा और क्या संदेश गया यहाँ के लोगों को? कि मैं जैसे स्कूल से निकला वहाँ तोती कॉलेज के अंदर वहाँ अपने बीके ओझा आए, उन लोगों ने एक वॉलीबॉल को वार्मिंग अप करना सिखाया कि कैसे वॉलीबॉल खेलने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो सीखने के बाद में हम लोग यूनिवर्सिटी की टीम से खेलते गए। जैसे ही मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उसी टाइम मुझे टाटा एंड स्टील कंपनी से ऑफर आ गया। तो जैसे ही मैंने बीकॉम फाइनल की परीक्षा दी, 6 बजे परीक्षा ख़त्म हुई, 6:30 बजे की बस से बैठ करके मैं टाटा नगर चला गया। टाटा नगर में टाटा एंड स्टील कंपनी से हम लोग खेलते रहे। उसमें जैसे ही नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हुई हैदराबाद में 1973 की, उसमें 35 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ
उसमें मुझे भी चांस मिला। फिर 35 खिलाड़ियों का पटियाला में वो कोचिंग कैंप लग गया, उसमें फिर 35 में से 18 लिए गए। जब 18 का कैंप 3 महीने चला, उसके बाद में 18 में से 12 लिए गए। उन 12 खिलाड़ियों में आया। तो जैसे अभी आपने पूछा कैसे महसूस किया, तो जैसे ही मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो मैंने एक ही निवेदन किया कि जो हम 18 में से 6 कट गए हैं वो खेल की वजह से नहीं कटे हैं। हमारा नाम कट जाता तो भी कोई बुराई नहीं थी, वो हमारे से इतने कमज़ोर नहीं है कि उनको बाहर बैठा दिया जाए। तो बोले फिर आपका ही सिलेक्शन क्यों हुआ? मैंने कहा हमारे पीछे शुभकामनाएँ थी, अब ब्लेसिंग्स थे। ये जो 6 कटे हैं ना, इनके पीछे शुभकामनाएँ और ब्लेसिंग्स नहीं है। हम कोई खेल की वजह से इसमें नहीं आए हैं, खाली ब्लेसिंग्स की वजह से आए हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई खाली खेल की वजह से ही किसी का सिलेक्शन हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। तो पहले बार वो जो जैसे ही भारत की टीम में आए, तेहरान एशियन गेम्स में खेलने के लिए चले गए। वहाँ हम लोग चाइना से खेले, हमारी पोजीशन तो नहीं आई, हम 50 आए वहाँ, लेकिन अच्छे बहुत सालों बाद में टीम एशियन गेम्स खेलने गई तो उससे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में 1978 में बैंकॉक खेलने चले गए कि वहाँ 8th एशियन गेम्स हुए, तो बैंकॉक में खेले। वहाँ पर बैंकॉक के अंदर चलते हुए अपना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वहाँ 4th पोजीशन पर आ गए हम लोग बैंकॉक में। उसका ही रिज़ल्ट रहा कि 1986 में जाके फिर हमारे से जो जूनियर खिलाड़ी थे वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए वॉलीबॉल में। 82 में जैसे इंदिरा गांधी ने 9th एशिया गेम्स करवाए थे नई दिल्ली में जी। उस दौरान काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आए खेलों में और दूसरे क्षेत्रों में भी। लेकिन वॉलीबॉल खेल जगत में अभी तक अपन जो सार्थक परिणाम है आना चाहिए वो नहीं आए। उसके बाद में कोई मेडल एक दो बार ही कोई आया होगा मेरे हिसाब से। नहीं, उसमें क्या है सर, देखिए आप, ये खिलाड़ी तैयार नहीं हो रहे हैं। 1982 में तो मेडल नहीं आया, लेकिन 1986 के मतलब जस्ट 10th एशियन गेम्स में अपनी वॉलीबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। जापान को 3-0 से हरा करके वो अचीवमेंट किया है। अब उसके बाद में फिर क्या है कि इंदिरा जी की डेथ हो गई, तो वो एक स्पोर्ट्स नीति जो बननी चाहिए थी उसकी 84 में ही वो गड़बड़ होने से फिर वो एक बार खेल कूद का माहौल है जो ख़त्म हो गया। नहीं तो वो हो सकता था, अगर वो ज़िंदा रहती तो कुछ होता, लेकिन उनके जाने से वो बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब तो उनके बाद में फिर मान लो वाजपेयी जी आए तो वो भी कुछ खेल की नीति नहीं बना पाए। अभी मोदी जी आए हैं तो उन्होंने खेल की नीति बनाई है। उन्होंने क्या नीति बनाई है? हाँ, उन्होंने ये नीति बनाई है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी कंपनियां हैं, उनको अपने प्रॉफिट से 2% खर्च स्पोर्ट्स पर करना ही पड़ेगा। उसकी डिटेल उनको देनी पड़ती है कि हमने ये 2% ये वहाँ उस स्टेडियम में या उस खेल में यहाँ हमने लगा दिया है। तो ये बड़े लोगों को एक इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। हो सकता है 5 साल बाद में या 7 साल 8 साल में इसका रिजल्ट आए। आज तो कुछ नहीं हो सकता। आपके राय में ऐसा क्या हो सकता है कि खेलों के स्तर में समुचित विकास हो, उनका स्तर ऊंचा हो, और अपन जब देखते हैं कि ओलंपिक या एशियाड में पदक तालिका में बहुत नीचे रहते हैं, जबकि छोटी छोटी कंट्री है वो अपने से ऊपर रहती है। देखिए, खेल कूद में 2 ही बातें हैं कि अभी तक अपने खेल कूद में इंटेलिजेंट लोग उसमें एंटर नहीं हुए हैं, और जब तक इंटेलिजेंट लोग नहीं आएंगे वो कोई उसमें अचीवमेंट नहीं होगा। अब देखिए, इंटेलिजेंट का एग्जांपल देखिए, उसमें जैसे अपने सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्होंने इतने प्रोग्राम बना करके बेच दिए हैं और गोल्ड मेडल है आज सॉफ्टवेयर में इंडिया का दुनिया में। क्यों है? क्योंकि सारी इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में लग गई। क्योंकि इंटेलिजेंट लोग क्यों सॉफ्टवेयर में लग गए? इंटेलिजेंट लोग वहीं जाते हैं जहाँ इंसेंटिव मिलता हो, तो उनको जब करोड़ों रुपए प्रोग्राम से मिलते हैं तो वो फिर खेल की तरफ नहीं आते हैं। अभी तक अपन खेल को प्रोडक्शन माना ही नहीं है। आपकी तरफ से क्या सुझाव है सरकार को कि किस तरीके से अगर कोई योजना बनाई जाए, कोई क्रियान्वयन किया जाए तो क्या हो जिससे? देखिए, मैंने तो 1986 में ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और प्रेस वालों ने बहुत अच्छा भी कवरेज किया था 1986 में। मैंने उनसे निवेदन किया था उस टाइम कि आप 5,000 करोड़ का एक बजट बना दीजिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, हमें पहले सुविधाएं मत दीजिए, लेकिन अचीवमेंट करने के बाद में इतना दे दीजिए कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे मैंने उस टाइम कहा था 86 में कि आप 50 करोड़ दे दीजिए, जो गोल्ड में एशिया में नहीं ओलंपिक में जो लाए मेडल उसको 50 करोड़ दीजिए, सिल्वर मेडल लाए उसको 40 दीजिए, ब्रॉन्ज लाए उसको 30 दीजिए, आप 5,000 करोड़ आप अपने पास रखो, हमारे खिलाड़ी अचीवमेंट कर लें तब आप दे देना, क्योंकि हमें पहले सुविधा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अचीवमेंट करने के बाद सुविधा जो इंसेंटिव नहीं मिलता है तो इंटेलिजेंट लोग उधर जाते नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि पहले जब सुविधा नहीं होगी तो आप कैसे लाओगे? अरे ये शेखावाटी का क्षेत्र है, इसके जो रिच मैन हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे खिलाड़ियों से कि भाई मैं तेरे लिए खर्चा करता हूँ, तेरे को जैसे ही गोल्ड मेडल मिलेगा 50 करोड़ मिलेंगे, मैं तेरे से 20 करोड़ लूँगा, नहीं मेरा जो भी 1 करोड़ रुपया खर्च होता है वो खर्च हो जाएगा। इस स्टाइल में अचीवमेंट होता है। अपने यहाँ अभी इंसेंटिव है नहीं। इंसेंटिव जिस दिन पहले आप मत सुविधा दो, लेकिन अचीवमेंट के बाद खाली थैंक्स मिलता है तो उसमें खिलाड़ी क्या करेगा बताइए? क्रिकेट के बाद में जैसे अब कबड्डी का भी प्रीमियर लीग होने लग गया है। हाँ, तो कबड्डी में देखिए आप कितना सुधार हुआ है। कबड्डी पुनर्जीवित हो गई और पैसे मिलने लगे हैं, लेकिन अभी भी उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने फुटबॉल और जितना होना चाहिए क्रिकेट वालों को। क्रिकेट में जितना है, लेकिन ऐसा भी शुरुआत हो गई है। ऐसा भी देख रहे हैं कि क्रिकेट ने यहाँ पर अपने देश के या ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत जो गेम्स हैं उनको सबको निकल लिए हैं। नहीं, अब वो सब बंद हो गए। नहीं, खेल कोई भी नहीं निकला गया है, कम हो गया है। मतलब निकलना एक अलग चीज़ हो गई। आज भी गवर्नमेंट है वो सब खेलों में नौकरियां दे रही है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। और वो तो रुचि क्या है, आज जैसे अपने बच्चा, एक लड़का मेरे जन्मा, मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ, तो भी मैं उसको वॉलीबॉल ला के नहीं दूंगा, वो बोलना बाद में सीखता है, उससे पहले ही उसको प्लास्टिक का बैट और प्लास्टिक की बॉल ला के दे देते हैं, तो बच्चे के बीजारोपण क्रिकेट का ही हो गया ना। ऐसा हो रहा है, क्या किया जा सकता है? आपने अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस गेम्स में कैसे नहीं उतारा? देखिए, खेल कूद में जैसे मेरे से पत्रकारों ने पूछा, अब आप अर्जुन अवार्ड विनर हैं, आप गांव में आ गए, बहुत खिलाड़ी बनाएंगे, लेकिन सर बनाए नहीं जा सकते हैं खिलाड़ी। मेकर नहीं हूँ मैं हेल्पर हूँ सर। मेकर में और हेल्पर में बहुत फ़र्क है। मेकर क्या होता है कि डेड थिंग्स कैन बी मेड बाय ए पर्सन, अलाइव चीज़ बना नहीं सकता है सर। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर साहब ये नहीं कह सकते कि मैंने मेरे बेटे को डॉक्टर बना दिया है। अगर वो मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, मैं 4 बच्चे आपको और देता हूँ, उनको डॉक्टर बना दीजिए। वो बना नहीं सकते। वैसे ही मैं भी खिलाड़ी बना नहीं सकता, चाहे मेरा लड़का ही हो। अगर बनाने की मुझे स्टाइल मालूम होती तो मैं मेरे परिवार की भारत की टीम बना देता। चलो परिवार की छोड़ो, मेरे मोहल्ले में ही 6 फुट 4 इंच 6 फुट 5 इंच लोग हैं, तो वो उसमें मतलब लक्ष्मणगढ़ की भारत की टीम बन जाती। तो बनाया नहीं जा सकता। जो कोई बनना चाहता है सर, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं हेल्पर हूँ, मेकर नहीं हूँ, इसलिए वो संभव नहीं है। कोई भी बनेगा उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मेकर होना बहुत मुश्किल है। और कोई कोच दूसरा मेकर का क्लेम करता है तो मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो हेल्पर ही हूँ। स्कूल में आया हूँ, वॉलीबॉल कौन कौन खेलना पसंद करेंगे? अब आज मैं स्कूल में आया, ये मेरी स्कूल है, इसमें मेरे पिताजी भी पढ़े, मैं भी पढ़ा, मेरा लड़का भी पढ़ा, और आज इन बच्चों के पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ वॉलीबॉल के लिए कुछ करूँ। और यहाँ सब बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया है। एक दिन दूसरा सुरेश मिश्रा यहाँ से ज़रूर निकलेगा। अर्जुन अवार्ड विनर तक कई बच्चे पहुँचेंगे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति और बुद्धि दोनों दें और ये भारत की टीम में आ जाए। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सीकर में जो आज़ाद हिंद क्लब वॉलीबॉल प्रतियोगिता प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ करती थी, और लोगों का काफ़ी उत्साह भी रहता था और ये समर्पण भाव भी रहता था कि ये इतनी अच्छी प्रतियोगिता ये वॉलीबॉल की हो रही है। लेकिन
अचानक ही ऐसा क्या मतलब हुआ कि वो उसको बंद करना पड़ा और किसी को जानकारी भी नहीं हुई? कई लोग, मुझे पता है, चला है कि वो बोलते हैं कि इसको चालू करने में हमारा, हम चाहते हैं कि ये चालू हो, लेकिन अब चालू कैसे हो देखिए, दोबारा? कोई भी जो टूर्नामेंट होता है वो पैसे से ही होता है, और हर साल चंदा मांगना कोई आसान काम नहीं है अपने देश में। सब लोग उसको फिर जो मांगने जाते थे उनको ये बोलने लगे देने वाले कि एनुअल बैगर आ रहे हैं, तो अब ये कौन सुनना पसंद करेगा कि एनुअल बैगर आ रहा है। जैसे ये शब्द काम में लिए जाएं तो फिर वो मांगने जाने वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो उनके पास जाए और पैसा लाए और फिर टूर्नामेंट कराए। ऐसे कोई वो खिलाड़ी नहीं थे या उनका कोई व्यवसाय नहीं था कि वो अकेले हैं जो सब कुछ बहन कर सकें। टीचर की हिंदी शिक्षक है और कोच की हिंदी प्रशिक्षक है। अब वॉलीबॉल सिखाने वाले को वॉलीबॉल का टीचर नहीं बोल सकते, उसको कोच क्यों बोलते हैं? कोच का मतलब है प्रशिक्षक, मतलब वन हु कैन डू प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड कोच। नहीं तो वो टीचर है, वो कोच नहीं हो सकता। अपने देश में क्या है, अब प्रैक्टिकल है वो 40 साल तक आदमी कर सकता है, लेकिन उसको कोच बनाए रखते हैं 60 साल तक, तो वो 20 साल तक कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकता। वो टीचर हो जाता है लेकिन उससे काम कोच का लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अपने देश में वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अब जैसे मान लो मैं कह दूं कि 40 साल में रिटायर कर दो, तो लोग कहेंगे हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनको रिटायर कर दीजिए, उनको टीचिंग का काम दे दीजिए। दूसरे कोचेज हैं जो प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, उनको ही कोच बनाइए। या फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो ओल्ड होता है करके नहीं बचा सकता है, जैसे चीफ कोच है, तो चीफ कोच के अंडर में फिर 4 कोच होते हैं। जैसे वॉलीबॉल में 4 कोच उसको एक्स्ट्रा से देने पड़ेंगे आपको, जो प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं। जैसे एक बॉल मारने वाला, एक बॉल लिफ्ट करने वाला, एक ब्लॉक करने वाला, एक डिफेंस करने वाला, तो ऐसे 4 उसको हेल्पर मिलेंगे तो ही वो काम कर सकता है। तब तो उसको कोच कह सकते हैं कि भाई उसके 4 हाथ हो गए। अब अकेले कोई कहते हैं तुमको इंडिया टीम को कोचिंग करनी है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है अपने यहाँ। तो मैं अगर किसी को कहूँ कि ये ऐसा करो, तो लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मैं उसको नौकरी से नहीं निकलवाना चाहता हूँ। ये तो एक व्यवस्था की बात है। अब विदेशों में कोई भी, जैसे मान लो किसी बहुत सीनियर प्लेयर को, सीनियर कोच को लाए, तो उसके साथ में 4 कोचों को और को अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। वो 4 असिस्टेंट लेके ही आएगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब बातें हैं। अब विदेशों में है, तो विदेशों में जो सुविधाएं हैं, मैं आपको कहूँ यहाँ, तो आप तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। आप क्या बिलीव करेंगे? मेरा जो है लड़का, वही मेरी बात पर बिलीव नहीं करता। जैसे मैंने उसको, मेरे लड़के को एक दिन कहा कि भाई अबू धाबी में ऐसा है कि ये एक इंडोर स्टेडियम ऐसे बने हुए हैं क्लब में, नीचे वॉलीबॉल चलता है, उसके ऊपर बास्केटबॉल चल रहा है, उससे ऊपर टेबल टेनिस, बैडमिंटन चल रहा है। वो ट्रेनिंग का ही स्टेडियम है। उसमें एक कमरे जितनी 20 प्लेयर खड़े हो सकते हैं। हाँ, इतनी वो लिफ्ट है कि वो बटन दबाते ही ऊपर चली जाएगी दोनों टीमें एक साथ, है ना। वो ट्रेनिंग के ही हैं, मैच के फिर इंडोर स्टेडियम दूसरे होंगे। तो मेरा लड़का मेरे पर ही हंसा, तो मैंने सोचा ये बात मुझे किसी को कहनी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरा लड़का MBA कर रहा था, तो जैसे ही MBA की परीक्षा ख़त्म हुई, उसको मैं तो यहाँ इंडिया में ही रहा, उसको दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, रासल खेमा, फुजेरा, 7 स्टेट में उसको कहा तू घूम के आ। वो जैसे ही गया, मेरी एब्सेंस में उसको जैसे ही मेरा नाम लिया, तो मेरे लड़के को वो रिस्पेक्ट मिला, शायद इंडिया में भी कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं देते मेरे नाम से जितना उसको विदेशों में मिला। और मैंने जो सब बात कही वो देख करके आया, आते ही सबसे पहले बोला पापा सॉरी। तो वैसी सुविधाएं अपने पास आज भी नहीं है। खाली अपन मेडल की बात करें, जरूरी नहीं है इतनी सुविधाएं होने के बाद भी UAE कोई मेडल नहीं ला पाती है। तो मेडल तो फिर दूसरी बात है, ये तो प्रायर है। मेडल तो अपने देश में तभी आएंगे जब, मैंने आपसे अभी पहले भी निवेदन किया था कि इंसेंटिव सामने होगा। अभी 50 करोड़ का अगर डिक्लेरेशन हो तो मुझे नींद नहीं आएगी। पत्रकार लोग भी, मैं कह रहा हूँ, पत्रकारिता छोड़ के खेल में आ जाएंगे
कि भाई 50 करोड़ मिलेंगे यार, उस खेल में भाग लो ना आप। इंसेंटिव जैसे ही इनको मिलेगा कि अरे इस खेल से इसको 50 करोड़ मिलेंगे, तो ये गांव में घूमना शुरू कर देंगे अपने शेखावाटी के सेठ लोग भी। एक एक लड़के और लड़कियों पर अपने करोड़ों रुपए खर्च करके 50 करोड़ लाएगा तो उसको कहेंगे भाई 20 करोड़ हमको देने पड़ेंगे, 30 ही देंगे तेरे को, पहला खर्चा हम कर रहे हैं, मेडल आया तो ठीक, नहीं आया तो ये जर्मनी भी भेज देंगे उसको ट्रेनिंग के लिए, जापान भी भेज देंगे, अपने खर्चे पर भेज देंगे। लेकिन अचीवमेंट के बाद तो मिलना चाहिए ना। आज भी क्या दे रही है, 1 करोड़ रुपए दे रही है, क्या होता है 1 करोड़ रुपए से एक खिलाड़ी को मेडल लाने वाले को? वो आपको ज्यादा लगता है, लेकिन दुनिया से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है। आप खिलाड़ी रोनाल्डो, मेसी, नेमार खेल रहे हैं, जीते टीम, हारे, मेडल लाए या नहीं लाए, एक को 1200 करोड़ मिल रहे हैं, एक को 1000 करोड़ मिल रहे हैं, एक को 900 करोड़ खेलने के मिल रहे हैं, तो खेल का स्टैंडर्ड तो ऊपर आएगा ना ऐसे। तो जब इंसेंटिव सामने होगा तो इंटेलिजेंट लोग जाएंगे, इंटेलिजेंट लोग नहीं जाएंगे तो कभी भी कोई चीज़ का अचीवमेंट नहीं होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको मैं बताता हूँ, मैं जब लक्ष्मणगढ़ में घूमता हूँ तो मुझे कई लोग कहते हैं ओ छोड़ो सुरेश भाया पढ़ने में कमज़ोर है, इन्हें तू खेल में ले जा जो को ठीक रहे, तो कि खेल में दिमाग पहुँच जाएंगे। मैं पाने तो को नहीं कहूँ कि मैं को क्या करूँ है, बाकी दिमाग बिना खेल में इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, लेकिन मैं आ बात सुनकर चुप ही रह जाऊँ, मैं बाना आ बात मैं करूँ जो कि आता ना ये मैं टीवी चैनल के माए करूँ, आपको ऑब्जेक्ट वो है कि वो पढ़ने में कमज़ोर है तो इन्हें खेल में भेज दो, तो खेल में क्या पढ़ लो, खेल में तो बॉडी माइंड दोनों चाहिए। अब कई लोग मेरे बारे में सोचते तेरी को मतलब तेरे तो बहुत दिमाग है, अरे भाई बहुत दिमाग तो हो नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग तो हो ना। अरब देश में गए हो, अरबिक सीखी, अरब आज मैंने संस्कृत नहीं आया लेकिन अरबिक में मैं लेक्चर दे सकूँ, क्यों दे सकूँ, इंसेंटिव मिल रहा है। मन ने मेरे अरबिक सीखे हैं जो मेरा जीवन यापन बढ़िया हो जाए, तो मैं अरबिक सीखूँ, संस्कृत के में सीखूँ, संस्कृत से मेरा जीवन यापन ही क्यों नहीं होता। तो इंसेंटिव जब भी हो सी ये देश कमाए ना भी दिन अचीवमेंट चालू हो सी। बाहर गाँव में थाने में ये बताऊँ थाना आश्चर्य हो सी, यहाँ की लड़के हैं, देखिए आज आंगली पकड़ ले तो वह आंगली छुटा नहीं सकता, पूछो पकड़ ले तो भी लड़की से पूछो नहीं छुटा सकता। वो पावर तो गाँव में पड़ी हुई है ना, भी पावर ने खाली स्पीड में कन्वर्ट करना, तो स्पीड में कन्वर्ट क्यों करे तो सामने इंसेंटिव हो, इंसेंटिव नहीं होना, बस ये चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे से कोई गलत बोले हुए हो या बोला गया हो या किसी को ऐसा लगे कि मेरे लिए ऐसा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, मेरा तो जो अनुभव था मैंने आपसे निवेदन कर दिया। पीटी उषा वहाँ 1992 में अबू धाबी आई थी, उसका कोच नंबियार था, वो हर लेक्चर में बोलता था मैंने पीटी उषा को ऐसे कराया, मैंने ऐसे बनाया। तो मैंने उससे एक ही बात पूछी, सर 10 years फिनिश। पीटी उषा 1982 में 5 गोल्ड मेडल लिए थे, अभी 92 है, अभी 10 साल में फिर दूसरी पीटी आप जानते हो कि मैंने बनाया, तो आप दूसरी पीटी उषा क्यों नहीं बना देते हैं? चलो जाने दो, आइए 10 साल गए, मैं कहता हूँ मैं आपको 10 साल अगले 10 साल दे रहा हूँ, फिर आप एक दूसरी पीटी उषा बना दीजिए। बना नहीं सकते हैं, वो हेल्पर हैं। बताना चाहूँगा कि इसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे सुरेश जी मिश्रा, जो कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं, और वो इसी विद्यालय से खेलकर जो है विद्यालय का, गांव का तथा पूरे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है। स्कूल टीम में हमारे साथ एक्स्ट्रा में थे सुरेश, और फिर हमने इनको गाइड भी किया और सिखाया। बाकी ये बहुत होनहार खिलाड़ी थे। सुरेश जी आपके कौन सी टीम में थे? वॉलीबॉल में। कौन सी स्कूल टीम में? टूर्नामेंट में कहाँ हुए थे? डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में। उसके बाद में क्या योगदान रहा? फिर योगदान में फिर हम तो निकल गए, हमारा तो स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज में चले गए, चैंपियंस। हाँ, भगवान दास तो थी कॉलेज, मेरे ज़माने में ही वॉलीबॉल यूनिवर्सिटी बनी हुई, मैं उसकी टीम का कप्तान था, और शुरू ही हमारे टूर्नामेंट्स हुए थे। पहली बार चैंपियनशिप हुई, फिर आज तक एक नहीं जीती भगवान दास तो थी कॉलेज वॉलीबॉल। बहुत अच्छे रूप में देखते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हुए हैं, खूब अच्छे नागरिक हैं,
लक्ष्मणगढ़ को, राजस्थान को, इंडिया को इन्होंने सब कुछ चीज़ दिया है, सब कुछ चीज़ दिया है। और प्रतिभा की खान थे। सुना है आप जिस स्कूल में पढ़े हैं और पीटीआई रहे, उसी स्कूल से बहुत सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय और हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खूब निकले हैं। करीब मेरी स्कूल नेशनल, मेरे ज़माने में 56-57 आदमी स्कूल नेशनल है वॉलीबॉल में, बास्केट में अलग से है। और जो सब राज्य सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में है, और उन्होंने राजस्थान टीम में अपना वर्चस्व रखा था। स्कूल नेशनल खेलते, फिर ओपन नेशनल भी खेले हैं। उनका सबका सिखाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है आपको कि न तो आपने कभी राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने अथवा सामाजिक संस्था ने आपको सम्मान, उपयुक्त सम्मान और पुरस्कृत किया हो? वो तो समाज का शिक्षक में कलेक्टर साहब का उनका महत्व था। मैंने कोई कोशिश नहीं की, यह काम कोशिश से होता है। अवार्ड मिलता है तो वो खुद को कोशिश करनी पड़ती है। मैंने मेरी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। उसमें क्या है कि प्राचार्य ही वो कलेक्टर को भेजते हैं। प्राचार्य साहब ने कभी कोशिश की नहीं तो इनको राष्ट्रपति से, जैसे और दूसरे पीटीआई को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, बहुत पहले अवार्ड मिल जाना चाहिए था। इनके जो खेले हुए हैं उनमें 3 तो इंटरनेशनल है, प्रमोद रिंगिशिया, शमशेर अली पठान, अशोक छक्कड़, ये 3 इंटरनेशनल बने हैं। इसलिए इनका तो आगे प्रिंसिपल ही फाइल को आगे भेजते ना, तो वो सब काम होते, वो इन्होंने किया नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं तो 40 साल लक्ष्मणगढ़ से बाहर ही रहा, तो मुझे तो यहाँ की गतिविधियों का मालूम होता नहीं था। मैं तो छुट्टी 15 दिन आता हूँ, चला जाता हूँ।